हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रवि सर यूके वाले में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो आज हम बात करेंगे उत्तराखंड एसएससी के 10+2 और ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, जिसमें हम बात करेंगे समूह कनिष्ठ सहायक जैसे एग्जाम, साथ ही ग्राम विकास अधिकारी और प्रवक्ता का जो स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये वाली वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगी। इसमें हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का जो 40 मार्क्स का सेक्शन है वो वाली उसमें हम भारतीय इतिहास यानी कि इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे, जिसमें कि हम प्राचीन इतिहास और प्राचीन इतिहास में हम बात करेंगे आज उत्तर वैदिक काल में। देखेंगे उत्तर वैदिक काल का सामाजिक पक्ष क्या है, आर्थिक पक्ष क्या है, राजनीतिक इनका जीवन क्या है, ये सारी वीडियो जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। इससे पहले हमने यहाँ पर ऋग्वैदिक काल को पढ़ लिया है। ऋग्वैदिक काल में हमने सारी चीज़ें देख ली हैं, समाज कैसा था वहाँ का, आर्थिक जीवन कैसा था, राजनीतिक जीवन कैसा था वहाँ का। उसके अलावा यहाँ पर हमने वैदिक काल में भी पढ़ा था कि यहाँ पर वेद पढ़े थे, चारों वेद पढ़े थे, पुराण पढ़े थे। तो वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप उनको देख लीजिएगा ज़रूर, और इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको 4 प्लेलिस्ट में से सभी को आपको देखनी है, एक एक करके सारी वीडियोस देखनी है इसकी, जिसमें स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे रैंडम 1000 प्लस क्वेश्चन है इसमें। उसके बाद यहाँ पर 40 मार्क्स का जो आपका जनरल नॉलेज वाला सेक्शन है, वहाँ की तैयारी इससे करेंगे आप। और साथ ही उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से आप देखेंगे, जिसमें कि 1000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं, 500 के आसपास यहाँ पर हो चुके हैं। और यहाँ पर जो चौथी प्लेलिस्ट है वो है उत्तराखंड के ज्योग्राफी से संबंधित और भी टॉपिक जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने इन चारों को नहीं देखा है तो आप सभी को वीडियो को देखिएगा, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आप फाइल सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर से पीडीएफ देखने को मिलेगी और यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो यहाँ से आप पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम करते हैं शुरू। हम चलते हैं उत्तर वैदिक काल में। इससे पहले हमने ऋग्वैदिक काल पढ़ लिया था। ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था वो 1000 BC तक था। आज हम पढ़ेंगे 1000 BC से 600 BC ईसा पूर्व तक, जो कि उत्तर वैदिक काल माना जाता है। इसका हम बात करेंगे आज राजनीतिक जीवन की। हम इन दोनों को कनेक्ट करके पढ़ेंगे। एक तो हम ऋग्वैदिक काल को देखेंगे और साथ ही हम उत्तर वैदिक काल को देखेंगे कि दोनों में अंतर क्या क्या चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा इस वाली क्लास में आपको। तो यहाँ पर कई जन मिलकर जनपद का निर्माण करते हैं। यहाँ पर उत्तर वैदिक काल की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ का राजनीतिक जीवन है। जो सबसे छोटी इकाई है उसको हमने बोला ग्रह या कुल पूछ लिया जाता है। उत्तर वैदिक कालीन सबसे छोटी इकाई किसको माना जाता है, तो ग्रह या फिर कुल। उसके बाद है ग्राम, और फिर विश्व, फिर जन, और फिर सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई है जनपद। हमने जब ऋग्वैदिक काल पढ़ा था तो तब हमने जन तक पढ़ा था सिर्फ, और जन से नीचे को सारी इकाइयाँ एक जैसी थी। लेकिन इसमें एक नई इकाई ऐड हो चुकी है, उसको हम बोलेंगे जनपद। यानी कि बहुत सारे जन मिलकर आपस में जनपद का निर्माण करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। वहाँ पर हमने देखा कि जो जन है उनका जो मुखिया होता था उसको राजन या फिर गोपति कहते थे। यहाँ पर आप देखेंगे जो जनपद है, जनपद का जो मुखिया होता था उसको हम बोलेंगे राजा, और राजा को यहाँ पर भूपति कहा जाता है। ठीक है, जनपद के राजा को भूपति कहा जाता है। और क्या होता था इस टाइम पे, जो जन है, ये जो जन है आपस में क्या करते थे, लड़ाई युद्ध करते थे और उससे अपना क्षेत्र विस्तार करते थे। साथ ही यहाँ पर जंगलों को काटकर क्षेत्र विस्तार किया जाता था, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई थी तो फिर रहने के लिए आवास की स्थिति कम हो चुकी थी। इस वजह से अपना क्षेत्र को विस्तार करने के लिए इन्होंने जंगलों की ओर रुख करना शुरू किया। अब जो ये राजा था, इसका जो कार्य था वो युद्ध करना था, क्षेत्र आधारित युद्ध करना था। यानी कि बहुत सारे जन आपस में मिल चुके थे, अलग अलग जन हो चुके थे, जैसे ये सारे जन हैं आपके पास। तो ये जनों का एक एक राजा हुआ करता था, और ये आपस में क्षेत्र के अधिकार के लिए युद्ध करते थे। और जो ये सब इन सब को कनेक्ट करता था उनको हम बोलते थे जनपद। तो ये सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई थी इनकी। जो युद्ध होता था उसका श्रेय जो है वो राजा को जाता था, और राजा की मदद के लिए अलग अलग अधिकारी होते थे जिसको हम रत्नीन कहते हैं। और वहाँ पर भी रत्नी हुआ करते थे, राजा के अधिकारी के लिए सैन्य अधिकारी थे वहाँ ऋग्वैदिक काल में। और 12 यहाँ पर रत्नीन की संख्या है यहाँ पर।
आप देखेंगे कि यहाँ पर नियमित कर व्यवस्था का आरंभ हो चुका था, यानी कि जो टैक्स सिस्टम है वो बिल्कुल नियमित था। और वहाँ पर आपने देखा होगा कि कोई वहाँ पर टैक्स सिस्टम का कोई ऐसा नियमित नहीं था, वहाँ पर अस्थायी कर व्यवस्था थी। वहाँ पर आपने देखा होगा एक बलि नाम का कर जो कि जनता के द्वारा राजा को उपहार में दिया जाता था। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे जो कर व्यवस्था है इसमें आपने भाग और शुल्क, दो कर व्यवस्था है यहाँ पर, भाग और शुल्क। इसमें ये होता था कि जो भी आपका माल है, जो भी का सामान है, जो भी आपने उपज अपने खेतों में उपजाई, तो उसका 1/6 भाग राजा को टैक्स के रूप में देना पड़ता था। वहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, वहाँ पर आप स्वेच्छानुसार जो बलि था उसको आप राजा को देते थे। आपने वहाँ पर देखा होगा, संस्था देखी होगी, सभा और समिति। सभा को आपने राज्यसभा की तरह देखा, वहाँ पर जो अभी वर्तमान में हमारी राज्यसभा है उसकी तरह वहाँ पर सभा होती थी, और समिति हुआ करती थी वहाँ पर। यहाँ पर भी दोनों समितियाँ हैं, अभी भी सभा और समिति दोनों संस्थाएं हैं। इनका कार्य भी उसी तरीके से है जैसा ऋग्वैदिक काल का है, इसलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में उसको लिखा नहीं है। आपने इससे पहले वाली वीडियो में उसको देख लिया होगा अच्छे तरीके से, क्योंकि वहाँ पर विस्तारपूर्वक मैंने बताया था। अब यहाँ पर समाज के बारे में देखें, यहाँ का समाज कैसा है और वहाँ का समाज कैसा था, हम दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस या फिर समझ अपनी डेवलप करेंगे यहाँ से। जो यहाँ का परिवार है वो संयुक्त परिवार है, वहाँ पर भी संयुक्त परिवार था, आपने देखा था। यहाँ पर मातृपक्ष और पितृपक्ष अलग अलग रहते हैं, तो वहाँ पर ऐसा नहीं था। वहाँ पर क्या था, पितृ और मातृ जो पक्ष थे वो एक साथ रहते थे, और ऐसा होता था कि 3-3 4-4 पीढ़ियों तक के जो भी परिवार थे वो एक साथ रहते थे। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जो बंटवारे की भावनाएं हैं वो आ चुकी हैं परिवार में भी, और पितृ और मातृ जो पक्ष है वो अलग अलग रहते थे। यहाँ पर जो समाज था वो पितृसत्तात्मक है, वहाँ पर भी पितृसत्तात्मक है, दोनों में कॉमन है ये। अगली चीज़ हम यहाँ पर वर्ण व्यवस्था देखते हैं। वहाँ पर हमने वर्ण व्यवस्था देखा था, तो वहाँ पर हमने गौर वर्ण और कृष्ण वर्ण पढ़ा था, ठीक है। एक तो जिनको हमने आर्य बोला और एक को अनार्य। यहाँ पर कोई ऐसा विभाजन नहीं था वर्ण का, लेकिन आपको यहाँ पर जब उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो आपको वर्ण व्यवस्था यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपको 4 वर्ण क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्णों का यहाँ पर जन्म हो चुका था। और ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये जाति और जन्म आधारित शुरू हो चुकी थी, यानी कि जन्म के आधारित कहने का मतलब है जैसे कोई क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर से शुरू हो चुकी थी। यहाँ पर आप देखेंगे जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य है, इन तीनों को आपने द्विज कहा, ठीक है। इनको द्विज कहा। द्विज का मतलब ये होता है जिनका जन्म 2 बार हुआ है, यानी कि एक तो पहला जन्म आप ये मानते हैं कि जो माता का पेट से जन्म जब लेता है, एक जन्म तो तब माना जाता है, दूसरा जन्म उपनयन संस्कार के बाद माना जाता है। उपनयन संस्कार आपको पता है अभी वर्तमान में भी होता है सभी का, तो उसमें जनेऊ संस्कार इसको बोला जाता है वैसे देखा जाए तो जब जनेऊ संस्कार किसी पुरुष का हो जाता है तो उसको दूसरा जन्म माना जाता है, इसलिए इसको द्विज कहा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो शूद्र थे उनको इस द्विज कैटेगरी से बाहर रखा था, यहाँ पर इनको द्विज नहीं कहा गया था, ठीक है। और जो इनका उपनयन संस्कार था ये भी तीनों का अलग अलग उपनयन संस्कार हुआ करता था, ब्राह्मण का अलग, क्षत्रिय का अलग और वैश्य का अलग। इनमें अलग अलग मंत्रों का प्रयोग किया जाता था, सभी के अलग अलग मंत्र थे। जैसे ब्राह्मण के लिए गायत्री मंत्र का यूज किया जाता था यहाँ पर, और इनके जो जने होते थे वो भी अलग अलग के होते थे, जैसे सन का, सूत का और ऊन का। तो सन का तो होता था यहाँ पर ब्राह्मण का, सूत का होता था क्षत्रिय का, और जो वैश्य का होता था वो ऊन का यहाँ पर जने होता था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर वर्ण व्यवस्था में आ चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर गोत्र का प्रचलन प्रारंभ हो चुका था। गोत्र के बारे में इससे पहले जो समान गोत्र में है विवाह संबंध, उसमें इसको निषिद्ध किया गया था कि जो समान गोत्र होगा उसकी में विवाह नहीं होगा, ठीक है, अलग अलग गोत्रों में विवाह होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर से प्रचलन में आ चुकी थी। अब हम यहाँ पर स्त्रियों की दशा देख लेते हैं। स्त्रियों की दशा वहाँ पर भी देखी थी हमने, यहाँ पर भी देखते हैं। स्त्रियों की दशा के बारे में यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि ऐत्रेय ब्राह्मण में स्त्री को समस्त दुखों का कारण बताया है, यानी कि यहाँ पर दुखों का कारण कहाँ पर बताया है, ऐत्रेय ब्राह्मण में। एक है मैत्रेयणी संहिता, इसमें स्त्रियों के लिए क्या कहा है
कि स्त्री जो होती है वो शराब, जुआ और विष के समान बुराई है। ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर की जो स्त्रियों की दशा है वो थोड़ी बिगड़ने लगी है। पहले वहाँ की आपने देखी जो स्त्रियों की स्थिति थी वो सर्वश्रेष्ठ थी। ठीक है। यहाँ पर बाल विवाह प्रारंभ हो चुका था, वहाँ पर बाल विवाह बिल्कुल नहीं था। यहाँ पर जो है स्त्री जो है सभा समिति में भाग लेती थी, जो कि समितियाँ होती थी, जो संस्थाएं होती थी उनमें भाग लेती थी, युद्ध में भाग लेती थी और यज्ञ में भाग लेती थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्त्री जो है वो सभा समिति, युद्ध, यज्ञ में भाग नहीं ले सकती हैं। इसके साथ ही यहाँ पर विधवा विवाह प्रचलित है। उस समय भी विधवा विवाह होता था, अभी भी विधवा विवाह होता है। साथ में यहाँ पर आप देखेंगे कि सती प्रथा और पर्दा प्रथा नहीं है, वहाँ पर भी नहीं था ये दोनों प्रथाएं, और यहाँ पर भी नहीं है। या वहाँ पर बहुपत्नी प्रथा नहीं थी, लेकिन यहाँ पर बहुपत्नी प्रथा यहाँ पर आरंभ हो चुकी है, यानी कि आप एक से ज़्यादा पत्नियों के साथ विवाह कर सकते हैं, यहाँ पर ये शुरू हो चुका है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो शतपथ ब्राह्मण है, इसमें स्त्रियों को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देखा जो कि स्त्रियों की सामाजिक दशा के बारे में। अब हम देखते हैं यहाँ का खान पान किस तरीके का है। वहाँ पर भी आपने देखा होगा मांस और शाकाहारी दोनों प्रकृति के लोग हुआ करते हैं, तो दोनों यहाँ पर मांसाहारी और शाकाहारी लोग हैं। और आपने देखा होगा वहाँ पर नमक, रोटी, चावल, मछली इनका ज्ञान वहाँ पर नहीं था, लेकिन यहाँ पर नमक का ज्ञान भी हो चुका है इनको, रोटी, चावल और मछली का भी, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ का जो क्षेत्र विस्तार होने लगा था तो ज़्यादा चीज़ें की इनको जानकारी धीरे धीरे होने लगी थी। इसी वजह से यहाँ पर ये कृषि क्षेत्र में भी संपन्न होने लगे और रोटी, चावल जैसे सारी चीज़ें ये अपने खेतों में लगाने लगे। यहाँ पर आपने देखा होगा हाथी और बाघ की जानकारी वहाँ पर नहीं थी, लेकिन यहाँ पर इनकी जानकारी हो चुकी है, हाथी और बाघ की। अब हम देखेंगे आर्थिक जीवन में भी देखेंगे कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे कौन कौन से इनके। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो कृषि है इसको प्रमुख पेशा बना दिया गया है अब उत्तर वैदिक काल में। आपने ऋग्वैदिक काल में देखा होगा वहाँ पर जो कृषि है वो द्वितीयक पेशा था, या कि सेकेंडरी आपका पर्पस था वो, और जो पशुपालन था वो प्राथमिक पेशा था। लेकिन यहाँ पर कृषि अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रचलित हो चुका है, और जो पशुपालन है उसको द्वितीय पेशे के रूप में यहाँ पर इसको जाना गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है और क्षेत्र विस्तार इनका बढ़ चुका है, और साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पर लोहे का ज्ञान इनको होने लगा है और स्थायित्व में वृद्धि। जैसे ही लोहे का इनको ज्ञान हुआ तो इन लोगों ने कृषि उपकरणों में लोहे का प्रयोग करना शुरू किया, लोहे के हल बनाने शुरू किए, और साथ ही यहाँ पर जंगलों को काटने के लिए यहाँ पर लोहे की कुल्हाड़ी का इन्होंने यूज किया। इसी वजह से आप कह सकते हैं कि इनका जो क्षेत्र विस्तार है और इनका डेवलपमेंट है वो बढ़ चुका है। और यहाँ पर आप देखेंगे एक पृथ्वीवैन्य थे, और जिनको यहाँ पर पहले कृषि इंजीनियर के रूप में जाना जाता है। इन्होंने यहाँ पर कृषि पद्धति की खोज की थी ऐसा माना जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे नहरों का प्रयोग हो चुका है। पहले ये लोग क्या करते थे, नदियों के किनारे रहते थे, तो नदियों के किनारे ऋग्वैदिक काल में सप्तसेंदो प्रदेश आपने पढ़ा था, तो वहाँ पर यह था कि जो नदियों के किनारे लोग रहते थे तो पानी की समस्या नहीं हुआ करती थी, पानी आसानी से उपलब्ध हो जाता था। लेकिन जैसे ही इन्होंने क्षेत्र विस्तार करना शुरू किया, जंगलों को काटकर अपने दूर तक क्षेत्र का विस्तार करना शुरू किया, तो फिर वहाँ पर पानी की समस्या होने लगी। इसी वजह से नदियों से इन्होंने नहरों का प्रयोग करना शुरू किया, और इसका प्रयोग इन्होंने कृषि में सिंचाई के साधनों के रूप में किया, पीने के लिए यूज किया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इनका आर्थिक जीवन अब डेवलप होने लगा है। जो ये फसल है ये गेहूं, चावल, धान, जौ, गन्ना और मूंग की फसल करने लगे हैं। इससे पहले आपने देखा था कि जौ की सिर्फ इनको ज्ञान था, जौ की फसल ये करते थे, लेकिन अब गेहूं, चावल और धान की फसल भी ये करने लगे हैं। मैंने बताया आपको वहाँ पर द्वितीय पेशा कृषि था, यहाँ पर द्वितीय पेशा पशुपालन आ चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे गाय, भैंस, बकरी इनका आप यूज करने लगे थे। ये गाय अभी भी इनके लिए अग्रणी थी, यानी कि और गाय को ये सबसे ज़्यादा मानते थे। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे बाघ और हाथी की इनकी जानकारी हो चुकी है। पशुपालन में देखेंगे ये द्वितीय पेशा है। ठीक है। अब यहाँ पर उद्योग धंधे की बात करेंगे।
वहाँ पर भी हमने उद्योग धंधे के बारे में बात की थी। यहाँ पर देखेंगे आप कताई बुनाई, बढ़ई का काम, कुंभकार का काम, रस्सी का कार्य ये करने लगे थे। जो जानवर होते थे उनके खालों का व्यवसाय, उनका व्यापार करने लगे थे ये। साथ में यहाँ पर सोना, तांबा, कांसा और लोहे की इनको जानकारी थी और इनके ये हथियार का यूज करते थे और सारी चीज़ों में अपने इन धातुओं का प्रयोग करने लगे थे। और साथ में यहाँ पर वस्तु विनिमय व्यवस्था थी यहाँ पर, जो कि आदान प्रदान जो आजकल कैश के रूप में होता है, वहाँ पर वस्तु विनिमय व्यवस्था थी। परिवहन के साधन आप देखेंगे बैलगाड़ी और इक्का गाड़ी यहाँ पर परिवहन के साधन हुआ करते थे। कोई यहाँ पर अभी भी आप इन्हीं से परिवहन के साधन के रूप में देखेंगे। तो ये था उत्तर वैदिक काल के बारे में, जो कि हमने टोटल पढ़ लिया है। तो इसी के साथ ही हमारा यहाँ पर वैदिक काल समाप्त होता है। अब हम चलेंगे अगली वीडियो में महाजनपद, 16 महाजनपदों के बारे में हम पढ़ेंगे हम। फिर वहाँ से हम मगध का उत्कर्ष देखेंगे और फिर बाद में मौर्य, गुप्त काल, इस तरीके से हम प्राचीन इतिहास को ख़त्म करेंगे। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।